नमस्कार दोस्तों। साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी के मिसाल भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 25 साल के आयु में ही देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज के स्पेशल वीडियो में हम भगत सिंह के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। तो भगत सिंह के जीवन पर आधारित यह वीडियो आपके जीवन के लिए भी प्रेरणा साबित करेगी। तो आइए देखते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाए। आजम भगत सिंह जैसे जाबांजों के बलिदान के बाद शहीद आजम भगत सिंह ने 23 मार्च के दिन देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था। आज पूरा देश शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद कर रहा है। 28 सितंबर 1907, ये बात आज से लगभग 115 साल पहले की है, जब भारत पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था। यानी कि भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लयाल जिला के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यापति कौर था। भगत सिंह के परिवार के सभी सदस्य बड़े ही वीर और साहसी थे। दोस्तों, भगत सिंह बचपन से ही बड़े साहसी और निडर थे। उनकी हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनसे बड़े उम्र वाले बच्चे भी उनसे डरते थे। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गए और वहां उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, आप लोग इन खेतों में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग खेतों में बीज बोते हैं, जिससे फसल होती है और ढेर सारे अनाज भी होता है। तो इस पर उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा है तो हम लोग खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि अंग्रेजों के मारने के काम आए, और अगर हमारे पास ढेर सारे बंदूकें होंगे तो हम लोग डटकर अंग्रेजों से सामना कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर मन ही मन खुश होते हैं कि उनका बेटा अभी से ही देशभक्ति की राह पर जा रहा था। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना घर करने लगी। 13 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और दिमाग को झिंझोर कर रख दिया और अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना थी पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग की, जिसमें अंग्रेज के अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध चल रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के हजारों बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और दोस्तों, इस घटना में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। और जब इस घटना के बारे में भगत सिंह को पता चला तो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर उस घटना वाली जगह पर पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। उस दिन उन सब का बदला लेने का मन में ठान लिया और उस घटना वाले जगह से खून में सनी एक मुट्ठी मिट्टी लेकर घर आ गए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उस समय भगत सिंह का उम्र मात्र 12 साल था। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख था जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ न दे, हर सरकारी नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दे, कोई भी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स न दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। दोस्तों, इसके पीछे उनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का सारा काम काज रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भगत सिंह बहुत ही छोटे उम्र में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि गांधी जी का मांगों का समर्थन करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्ररोचित किताबों को भी जला दिया था। दोस्तों, फिर एक दिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के एक चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता क्रोध में आ गई और थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया, यह कहकर कि अभी हमारा देश स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गई, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह ही भगत सिंह भी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, मगर उन्होंने गांधी जी का हिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक आंदोलन को चुनना बेहतर समझा और उन्होंने कई जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया और कई क्रांतिकारी उनके सदस्य भी बने। उनके क्रांतिकारी दलों में शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव। 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने का एक ऐतिहासिक घटना हुआ था, जिसे आज के समय में हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी की सजा और 16 को 4 साल से लेकर 8 साल तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बात से भगत सिंह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 ये वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयंकर प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज
लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गई। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश गम में डूब गया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो कि ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। 17 नवंबर 1928 को करीब 4 बजे लाहौर के कोतावली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद तैनात हुए, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स को देखकर उसे भी मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सैंडर्स भी उसी ब्रिटिश सरकार का एक नुमाइंदा था। फिर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्सर को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले, और इस तरह से इन लोगों ने मिलकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। दोस्तों ये वही घटना था जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी काट लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसाय और गरीब लोगों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत में शासन करना था। इसी नापाक इरादे से ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पास कराना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह उनके दल को यह मंजूर नहीं थी कि देश की आम जनता की हालत पहले ही खराब है गुलामी के कारण, और वो और भी खराब हो जाए। इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली पर 8 मई 1929 को बम गिराए। दोस्तों वहां बम फेंकने का मतलब किसी का जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश को अपनी बेखबरी भरी गहरी नींद से जगाना था और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। इसलिए असेंबली में फेंका गया बम बड़े ही सावधानी से खाली जगह चुनकर फेंका गया था और उन बमों में जानलेवा विस्फोटक का उपयोग नहीं किया गया था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब का नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दे दी। दोस्तों भगत सिंह ने यह निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन उतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहां भगत सिंह ने देखा कि ब्रिटिश और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दियां वर्षों से बदली नहीं गई थी। रसोई क्षेत्र और भोजन सामग्री में चूहे और कॉकरोच भरे पड़े थे। पढ़ने और लिखने के लिए कागज, पेन, अखबार वगैरह भी दिए नहीं जाते थे, जबकि उसी जेल में अंग्रेजों के कैदियों के लिए सारे व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती थी। ये सब देखकर उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार, लिखने के लिए कॉपी और पेन जब तक उपलब्ध नहीं करा जाती, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। जून 1929 यहाँ से शुरू होता है उनका भूख हड़ताल, जिसमें उनका सहायता बटुकेश्वर दत्त भी करते हैं। दोस्तों उनके भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेज अफसरों ने ऐसा जुर्म ढाया जिसके कल्पना मात्र से ही आपके रूह कांप जाएंगे। उन्हें घंटों बर्फ की सीलियों पर लिटाकर कोरों से पीटा जाता, जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डाला जाता, लेकिन वो अपने हौसले के इतने पक्के थे कि दूध का एक बूंद भी अपने शरीर में नहीं जाने देते। दूसरी तरफ उनके सारे क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया, जहां पहले से उनके दोस्तों को रखा गया था। दोस्तों भगत सिंह के भूख हड़ताल को देखकर उन सब ने भी भूख हड़ताल रखना शुरू कर दिया, जिसमें सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। उन सब के साथ ब्रिटिश सरकार ने वही सुलूक करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कई कई दिनों तक उन्हें पानी नहीं दिया जाता। उनके पानी के घड़े में दूध भर दिया जाता, जिससे कि वो लोग तड़प तड़प कर अपना भूख हड़ताल तोड़ दे, लेकिन न जाने वो किस मिट्टी के बने थे, वह कमजोर नहीं पड़े। दोस्तों 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के कारण भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ की मृत्यु हो गई। दोस्तों 63 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, फिर भी उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। दोस्तों उनकी मौत ने पूरे भारत को हिला दिया और आखिरकार अंग्रेज को उनके शर्तों के सामने घुटने टेकने ही पड़े और भगत सिंह के सारे शर्त को मानना ही पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल 116 दिन यानी कि 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी थी, वह भी बहुत ही कठिन परिस्थिति में। 26 अगस्त 1930 अदालतों ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 302, विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम धारा 4 और 6F तथा IPS की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी घोषित किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा 68 पृष्ठ की एक निर्णय दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा तथा अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों फांसी देने का दिन 23 मार्च 1931 को रखा गया था। भारतीय जनता में भगत सिंह के फांसी को लेकर आक्रोश भरा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला लिया। दोस्तों जेल के अधिकारियों ने जब भगत सिंह को बताया
कि तुम्हारे फांसी का वक्त आ गया है, तब वो किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा थोड़ा ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। फिर 1 मिनट बाद किताब को ऊपर उछाल कर बोले ठीक है अब चलो। दोस्तों फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गाना गाते जा रहे थे और फांसी के तख्ते पर खड़े होकर तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने देश के लिए कुर्बानी देने जा रहे थे। 23 मार्च 1931 की शाम 7:35 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। दोस्तों बहुत से लोगों ने सिर्फ यहाँ तक ही सुना है कि उनको फांसी दे दी गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फांसी देने के बाद कहीं आंदोलन न खड़ा हो जाए, इस बात की डर से पहले अंग्रेजों ने जेल के पिछले दीवारों को तोड़ी, फिर उनके मृतक शरीर को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े किए और फिर उन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले जाया गया। वहां मिट्टी के तेल डालकर उनके पार्थिव शरीर को जलाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों जब गाँव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब जाने लगे और इसके डर से अंग्रेजों ने आधे अधूरी लाश को जले हुए छोड़कर भाग गए। गाँव वाले जब नजदीक गए तो उनके आधे अधूरे जले पार्थिव शरीर को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों भगत सिंह के जीवन और मृत्यु से जुड़ी ये कहानी अगर आपको नॉलेजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।